ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे लोगों का शासन चल रहा है जिन्होंने 7 लाख से ज़्यादा शहीदों की शहादत को भुला दिया और बोले कि देश को आज़ादी शहीदों की शहादत से नहीं बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट साइन करके मिली है। कि हमने एक पेपर पे साइन किए लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में बैठ के और देश को आज़ादी मिल गई। 1857 से लेकर 1947 तक जितने देशवासियों ने देश को आज़ाद करने के लिए शहादत दी है उन सबको भुला दिया जाता है और कह दिया जाता है कि देश को आज़ादी ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट साइन करके मिल गई है। आखिर उस रात क्या हुआ था? ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट 1947 क्या है? तो आइए इस पे रोशनी डालते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट देश की आज़ादी की संधि। ये इतनी खतरनाक संधि है कि 1615 से लेकर 1857 तक जितनी संधियां भारत में हुई हैं, जितने एग्रीमेंट हुए हैं, अगर उन सबको भी साथ में जोड़ दिया जाए ये उनसे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक और भयानक एग्रीमेंट है। आज देश को उस षड्यंत्र के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और वहीं से आज़ादी हुई थी। ट्रांसफ़र ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ये दो अलग चीज़ें हैं। स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है? आप देखते होंगे एक पार्टी की सरकार है और वो चुनाव में हार जाती है, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है और दूसरी पार्टी का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण करने के बाद वो तुरंत एक रजिस्टर पे साइन करता है। उसी रजिस्टर को ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बुक कहते हैं। और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पुराना प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप कर खुद वहां से बाहर निकल जाता है। यही नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 के रात को। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सत्ता सौंपी और हमने कह दिया कि स्वराज्य आ गया। कैसा स्वराज्य और काहे का स्वराज्य? अंग्रेजों के लिए स्वराज्य का मतलब क्या था और हमारे लिए स्वराज्य का मतलब क्या था? आइए इसे भी समझ लीजिए। अंग्रेज कहते थे कि हमने स्वराज्य तुमको दिया, मानो अंग्रेजों ने हमें सत्ता सौंपी है और कहा है कि लो राज करो, जब हम चाहेंगे हम वापस आ जाएंगे। ये अंग्रेजों का इंटरप्रिटेशन था और हिंदुस्तानी लोगों ने क्या कहा कि हमने स्वराज्य ले लिया। और इस संधि के दौरान ही भारत के 2 टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए। ये डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा देश, यानी ब्रिटिश शासन के अंडर हमारा भारत राज्य, भारत स्वराज्य आता है। हम आजाद नहीं है। अंग्रेजी में लिखा गया है वन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग नेशंस इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और दूसरा डोमिनेंस ऑफ पावर थ्रू लीगल अथॉरिटी। डोमिनियन स्टेट और इंडिपेंडेंट नेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसका सीधा सादा अर्थ है कि भारत और पाकिस्तान आज भी अंग्रेजों के अधीन है। उदाहरण के तौर पर अगर आज के दिनों में भी हमारी भारत की अदालतों में कोई ऐसा केस आ जाता है, हमारी भारतीय अदालतों में, जिसका हम सोल्यूशन नहीं कर पाते, तो जानते हो उसका सोल्यूशन के लिए, उसके रिजल्ट के लिए हमें लंदन कोर्ट में अपील करनी पड़ती है। लंदन कोर्ट में हमें वो केस देना पड़ता है। वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इंडियन कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब इस देश को आज़ादी मिल रही थी तो इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो बेसिक सवाल हमारे पूर्वजों को उठाने चाहिए थे वो शायद नहीं उठाएगी। जो लोग इस देश की तरफ लपलपाती जीभ लेकर खड़े हुए थे वो लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब डिबेट होती थी तो जानते हो वहाँ क्या कहा जाता था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में? ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी था विलियम बिल्वर फोर्स। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, भरी संसद में ये मुंह खोल के कहा था कि पंडित नेहरू सिर्फ देखने में भारतीय है, दिमाग से और वेशभूषा से 100% खरा अंग्रेज है, इसलिए उसके हाथ में सत्ता सौंपते हैं हम अंग्रेजों के लिए वो बिल्कुल सही साबित होगा और सत्ता हमारे हिसाब से सही रहेगा। क्योंकि भारत में 1947 तक अंग्रेजों की 127 कंपनियां काम करती थी और माउंटबेटन को ये चिंता थी कि अगर भारत पूरे तरीके से आज़ाद हो गया, सही तरीके से आज़ाद हो गया जैसे भारतीय और भारत के क्रांतिकारी चाहते हैं, तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जो लूट भारतीयों से हम कर रहे हैं इन कंपनियों के थ्रू, वो लूट बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू का इस्तेमाल किया। ये तो सब जानते हैं। पंडित नेहरू का इस्तेमाल करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया था, अपनी पत्नी पंडित नेहरू को दी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना अय्याश व्यक्ति था। मालूम पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक मीटिंग में कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर करेंगे, बाकी आपकी 126 की 126 कंपनियां भारत में रहेंगी, जो कि आज भी भारत में रहती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत ज़्यादा चर्चे थे पूरे देश में। पूरा देश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गया था।
लेकिन बाकी की 126 कंपनियां देश में थी, वो आज भी चल रही हैं। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको गिनाता हूँ। ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, ये 1890 की कंपनी है, आज की नहीं है। लिप्टन प्राइवेट लिमिटेड, ये 1892 की कंपनी है, आज की नहीं है। और ऐसी 126 कंपनी को पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट साइन करके देश में ही रख लिया था, देश की लूटमार करने के लिए। 1946 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब हिंदुस्तान को आज़ादी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास होने के बाद मिलती है, हमने आज़ादी ली नहीं है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई कानून पास होता है तो पार्लियामेंट के पास इसकी पावर होती है कि वो जब चाहे उस कानून को वापस ले सकती है। तो देश को इस कड़वी सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कल अगर चाहे वो अपना कानून इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को वापस ले लेती है, तो सोचो हमारी आज़ादी का क्या होगा। जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश को आज़ाद करने की बात कर रहा था, उस समय इस देश में बहुत सारे ज्योतिषी थे। 1945 में भारत में बहुत सारे ज्योतिषी, आचार्यों, शास्त्रियों ने ये भविष्यवाणी की थी और वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी ना लिए जाए, ये दिन देश की आज़ादी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके अपने कुछ कैलकुलेशन होंगे। ज्योतिष का शास्त्र है, जो विज्ञान है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। उस जमाने में एक फ्रांसीसी लेखक हुआ करता था, डोमिनिक लैपियर। डोमिनिक लैपियर ने कुछ किताबें लिखी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसने एक इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा था कि आप हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी क्यों देना चाहते हो, क्योंकि ऐसे काम तो दिन को होने चाहिए, रात के 12 बजे तो सबसे ज्यादा कुकर्म होते हैं। जानते हो माउंटबेटन ने क्या कहा था? माउंटबेटन ने कहा था कि मैंने सारे शास्त्री, आचार्यों, ज्योतिषों से ये कंफर्म कराया है कि 15 अगस्त 1947 की रात का जो समय है वो देश के भविष्य के लिए बहुत दुर्भाग्य का समय है, वो देश के भविष्य के लिए, आज़ादी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैंने वही एक दिन चुना है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 15 अगस्त 1947 की रात को देश को आज़ाद किया जाता है तो ये देश कभी एक नहीं रहेगा, ये टूटेगा, ये बंटेगा और खंड खंड बटेगा ये देश। इसलिए मैंने 15 अगस्त 1947 की रात को देश को आज़ाद करने का फैसला लिया है। और इन सब के अलावा 15 अगस्त का दिन अंग्रेज़ों के लिए विश्व विजेता का दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान की आर्मी ने इंग्लैंड की आर्मी के सामने सरेंडर किया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम, जब उन पे 2 बहुत बड़े बम धमाके किए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान की आर्मी ने इंग्लैंड की आर्मी के सामने सरेंडर किया था, इसलिए वो दिन अंग्रेज़ों के लिए विश्व विजेता का दिन था। और जैसे कि उस समय के विद्वान, शास्त्री, आचार्यों ने यह भविष्यवाणी की थी कि 15 अगस्त 1947 की रात को अगर देश को आज़ाद किया जाता है तो ये देश कभी एक नहीं रहेगा, ये खंड खंड बटेगा और ये टूटेगा। 1-2 साल में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और वही हुआ भी। उसके 1-2 साल के बाद ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और आगे भी उन्होंने वही अभिशाप दिया कि आगे भी ऐसा हो सकता है। उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है। आप जानते हो कश्मीर अलग होना चाहता है, वो तो यही चाहते थे कि कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, आसाम अलग हो जाए, नागालैंड अलग हो जाए, त्रिपुरा अलग हो जाए, झारखंड अलग हो जाए। और ये सारे के सारे आंदोलन देश में चल रहे हैं। इनको भर भर के अमेरिका और यूरोप से हथियार मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए के हथियार मिल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप नक्सलवाद को ही ले लो, ये कितने संगठन को कौन चला रहा है? ये सब फॉरेन फंडिंग हो रही है। इन सब के अलावा आपको एक और चीज़ बताते हैं कि आप जानते हो कि नागालैंड की राज्य भाषा इंग्लिश है। पूरे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि नागालैंड अपने आप को भारत का अंग मानता ही नहीं है, वो अपने आप को एक अलग देश मानता है। और आपको ये सोच के हैरानी होगी कि नागालैंड जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, वरना नागालैंड स्टेट सामान्य भारतीयों को बिना वीज़ा के बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। आपको वहाँ के बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा और जब तक आप वीज़ा अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं दिखाते, वीज़ा पासपोर्ट शो नहीं करते, आपको नागालैंड में बिल्कुल भी एंटर नहीं किया जाता। अपने ही देश में ऐसा हो रहा है और न जाने आगे अभी क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये सब हमें देखना पड़ रहा है, ये देश का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ रहा है, क्योंकि लपलपाती जीभ लिए उस समय भारत के अयाश प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता के लिए भूखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि देश के हर युवा को इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।